Hey, hi. Do you know about the financial arrangement for a business startup? And do you know about the selection of process and area required for a plant installation and efficient production? Hey, hi. This is मोहम्मद अहमद here और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट इंस्टॉलेशन के ऊपर फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप। मीन्स हम एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोडक्शन प्लांट किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा प्लांट को स्टार्ट करने के लिए। दिस इज़ द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो मेन टॉपिक के बारे में, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो प्लांट इंस्टॉलेशन का जो लेक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है प्रोसेस एरिया सिलेक्शन, मीन्स हम अपने कौन से इक्विपमेंट और एफिशिएंट प्रोसेस को सेलेक्ट करें और उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी। सेकंड, फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फाइनेंशियल अरेंजमेंट में हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, हमारे लोन्स के बारे में कि हम बैंक से लोन किस तरह से विड्रॉ करवा सकते हैं। कंसोर्टियम ऑफ बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंक किस तरह से हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर क्रेडिट के बारे में भी डिस्कशन होगी। सेकंड इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंड, रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर एंड एक्सेप्टेंस बाय रेजिडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लैंड। लैंड जो है एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट का रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए, और इसे हम दो तरह से अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू डायरेक्ट हम लैंड ओनर से इसे परचेज़ करें, और सेकंड इज़ डेट कि हम गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू इसे अलॉट करवाएं। लैंड के अलॉटमेंट में और प्लांट के इंस्टॉलेशन में हमें कुछ मेजर रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मीन्स कि हम जो प्लांट लगाने जा रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट आएगा, और जिस लैंड को हमने सेलेक्ट किया है, जो एरिया हमने एक्वायर किया है, उस एरिया में रेजिडेंशियल एरिया है नहीं है, सिटी कितनी दूर है, ये सारी चीज़ों को हम इस पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। सेकंड आता है टेम्परेचर रेंज, कि हम जो अपने इक्विपमेंट को यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं वो उस टेम्परेचर रेंज में लाई करता है या नहीं करता, मीन्स कि वो इस स्पेसिफिक एरिया के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। सेकंड है ह्यूमिडिटी हिस्ट्री, मीन्स कि अगर सपोज़ कि हम कूलिंग टावर वगैरह यूज़ करने वाले हैं तो कूलिंग टावर की एफिशिएंसी डायरेक्टली अफेक्ट करती है ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो लैंड और एरिया की सारी कैलकुलेशन जो है वो इक्विपमेंट के बेस पर होगी। एंड लास्ट वन इज़ रेन एंड वेदर साइकिल, कि वहाँ पर इन्वायरमेंट का और वेदर का क्या अफेक्ट होता है थ्रू आउट द ईयर। उसके अलावा हम अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान और कराची की बात करें तो कराची में हमारे पास कुछ इंडस्ट्रियल जोन है जिसका नाम है साइट कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, पोर्ट कासिम, एंड लास्ट वन इज़ हब इंडस्ट्रियल एरिया। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट, बिकॉज अगर हमारा लोकेटेड इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के सप्लायर जोन से बहुत दूर होगी तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में एक्सपोनेंशियली इजाफा होगा। तो उसके लिए रॉ मटेरियल प्लांट में अवेलेबल होना और कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो रॉ मटेरियल बेसिकली divided into two parts. First one is direct raw material and second one is indirect raw material. Direct raw material means पेपर इंडस्ट्री में जो ट्रीज़ आते हैं हमारे पास वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल के पार्ट में आते हैं। और अगर हम इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल को डिस्कस करें तो वो बेसिकली लाई करते हैं पॉलीमर इंडस्ट्री में। जिस तरह से हमारे पेट बोटल्स होते हैं, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो बोटल्स होते हैं वो बनते हैं पेट से, और पेट का जो रॉ मटेरियल है वो होता है IPA, आइसोप्रोपाइल इथानॉल, DGA, डाईमिथाइल ग्लाइकोल, ETC। तो ये सारे जो है वो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है, मीन्स कि हमें रॉ मटेरियल को भी पहले मैन्युफैक्चर और प्रिपेयर करना पड़ता है। सेकंड पार्ट इसका यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल काफ़ी इजी होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट में डिक्रीज़ हो। सेकंड वन, क्रिएशन, कलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ताकि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव और कॉस्टली ना हो हमारे लिए। थर्ड वन इज़ यूटिलिटी।
Utility is also a very important factor for any plant installation considerations. बेसिकली यूटिलिटी में हमारे पास इंक्लूड है स्टीम, वाटर, कंप्रेस्ड एयर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये वो चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल में इंक्लूड तो नहीं होती, लेकिन हमारे प्रोसेस के रन के लिए और प्रोसेस के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इसेंशियल है किसी भी एक इंडस्ट्री में। इन सारी चीज़ों के लिए दो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ्यूल। फ्यूल हम बेसिकली डीजल, गैसोलीन से भी एक्वायर कर सकते हैं, और सेकंड है ग्रीन फ्यूल्स मीन्स सोलर एंड विंड टर्बाइन वगैरह। तो दोनों पॉसिबिलिटी है और हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मली इंडस्ट्री जो है वो फ्यूल, गैस, फर्नेस ऑयल और डीजल के ऊपर रन करती है। बट इन दी ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड जो एडवांस टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट में, तो हम जो है वो सोलर एंड विंड पावर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दैन ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक होते हैं मैन, जो कि डेली रूटीन पर प्लांट से सिटी और सिटी टू प्लांट मूव होते हैं। दूसरा है मटेरियल, जो कि डेली बेसिस या वीकली बेसिस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और थर्ड वन है मशीनरी वन टाइम ट्रांसपोर्ट होते हैं और प्लांट इंस्टॉलेशन के वक्त और प्लांट कमीशनिंग के वक्त एक स्पेसिफिक एरिया में स्टोर होते हैं। अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप है। फर्स्ट वन इज़ रोड, सेकंड है हमारे पास रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और रेलवे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है हमारे लिए। देन हमारे पास आता है एयरलाइन और एयर ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं होता, बट क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयर इज़ द बेस्ट वे। सेकंड वन आते हैं हमारे पास शिप, जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के लिए ख़ास तौर पे ऑयल और डिफरेंट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिफ्ट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इसे ही अमूमन यूज़ किया जाता है एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में सामान को ट्रैवल करवाने के लिए। सेकंड है हमारे पास लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट में। तो जब भी हम प्लांट कहीं पर इंस्टॉल करेंगे तो इसे इंश्योर किया जाएगा कि लेबर वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल है या नहीं है। लेबर जो है हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जो कि डायरेक्टली हमारे कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट करता है और हमारे प्रॉफिट को इन्हेंस करता है। लेबर की भी चार पार्ट है। यहाँ हम अपने लेबर फोर्स को और वर्किंग फोर्स को चार फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अनस्किल्ड मीन्स कि जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए हम लेबर्स को यूज़ करते हैं। सेकंड है सेमी स्किल, जो कि अनस्किल्ड होने के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ये सेमी स्किल की कैटेगरी में लाई करते हैं। थर्ड वन आते हैं स्किल, जो कि कुछ टेक्निकल नॉलेज भी अपने पास एक्वायर करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ प्रोफेशनल, जो कि एकेडमिक एंड एक्सपर्टीज़ हासिल करने के बाद वो प्रोफेशनल लेवल पे लाई करते हैं। फिर हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस बाय रेजिडेंट्स, मीन्स कि जहाँ पर हम अपने प्लांट को इंस्टॉल करने वाले हैं वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया हमें अलाउ करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर दो एग्जांपल दी गई है। फर्स्ट वन इज़ रिफाइनरी। हम रिफाइनरी को कभी भी किसी सिटी के दरमियान इंस्टॉल नहीं कर सकते या कमीशन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सेफ्टी रीज़न, क्योंकि हम हाईली वोलेटाइल फ्लूइड को हैंडल करते हैं। तो ये बिल्कुल अनसेफ एक्ट है किसी भी सिटी के पास रिफाइनरी इंस्टॉल करना। सेकंड वन इज़ सीमेंट इंडस्ट्री। हम कभी भी रेजिडेंशियल एरिया के करीब इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो सीमेंट इंडस्ट्री को हम कभी भी रेजिडेंशियल एरिया में इंस्टॉल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें डस्ट पॉल्यूशन का रिस्क होता है। तो दे शुड बी अवे फ्रॉम सिटी। सो बेसिकली ये वो हमारे पास लास्ट पार्ट है जहाँ पर हमने ये चीज़ इंश्योर कर लिया है कि हमारा एरिया और प्रोसेस जो है वो एनवायरमेंटल, रेजिडेंशियल एरिया और बिजनेस गवर्नमेंट लॉज के अगेंस्ट ना हो। So if you like this video, kindly share it, and if you have any problem, आप नीचे टैक्स में अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ मोहम्मद अहमद हियर एंड दिस इज़ माय ईमेल एड्रेस। सो आप यहाँ पर भी अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।